जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो एनसीईआरटी वाली जो क्लास 12 की एनसीईआरटी वाली जो सीरीज चल रही थी हिस्ट्री वाली, जो इसका पार्ट 3 है, ठीक है। वो जो बिपिन चंद्रा वाली बुक जो चल रही थी, ठीक। पार्ट 2 में 5 ही मिनट की वीडियो बन पाई थी। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे जाना पड़ जाएगा, तो कॉल आ गया था, मैं ऑफिस चला गया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम कहाँ थे कि मगर वह जल्दी वजीर निजाम उल जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी ना, ये निजाम उल मुल्क आसफ जा, है ना, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी और काफ़ी मतलब कहना चाहिए होनहार सामंत था जो हमने इसके बारे में पढ़ा। तो लेकिन वहाँ उस समय जो बादशाह था, अब इसको वजीर बन गया, लेकिन वजीर के काम से तंग आ गया। जल्दी क्यों आ गया? कारण क्या था कि जो बादशाह था मोहम्मद शाह, वो प्रशासन में सुधार लाने के लिए इसने भाई जितनी भी जो है कोशिशें करी उन सबको नाकाम कर दिया, ठीक। क्योंकि बादशाह जो है काबिल नहीं रहे, वजीर वगैरह जो है ये अक्लमंद और काबिल लोग यही थे, बादशाह काबिल नहीं थे। अब क्या हुआ कि इसलिए उसने दक्कन वापस जाने का फैसला कर लिया, जहां वह सही सलामत अपना आधिपत्य बनाए रख सकता था। यहाँ उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। दक्कन में जाके उसने हैदराबाद राज्य की नींव रखी थी। वो मतलब राजा के काम से जो है परेशान आ गया था कि यार साला मैं ही करता रहूँ भाई सारी चीज़ें, सब राज्य के रखा रखाव और जो है सब बढ़िया करने की जिम्मेदारी मेरी है, मेरी थोड़ी ना है। तुम राजा हो, तुम भी तो मदद करो, मेरे काम में तुम टांग अड़ा रहे हो। तो फिर राजा से ज़्यादा इंटरटेनमेंट हुआ नहीं इसका, तो ठीक है न, सब क्या करेगा, या तो लड़ सकता है या सब छोड़ छाड़ के भाई तुम अपना जानो, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। तो वो अपना चला गया। उसने फिर वहाँ जाकर जो है हैदराबाद राज्य की नींव रखी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जिस पर उसने कठोरतापूर्वक शासन किया, अपने हैदराबाद में जो इसने कठोरतापूर्वक काफ़ी शासन किया। उसने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की थी, मगर उसने व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में काम किया। मतलब कि जो केंद्रीय शासक था, जो ऑब्वियस है मतलब बादशाह ही था, ठीक है। तो बादशाह से उसने जो है मोहम्मद शाह जो था उससे खुलेआम तो इसने ये नहीं कहा कि भाई मैं तो हैदराबाद को स्वतंत्र, मैं इसका राजा हूँ और मैं इंडिपेंडेंट हूँ, नहीं किया। लेकिन वहाँ जो वो शासन कर रहा था वो स्वतंत्र शासक के रूप में कर रहा था। उसने दिल्ली की केंद्रीय सरकार से बिना पूछे लड़ाइयाँ लड़ी, सुलह किए, खिताब बांटे और जागीरें तथा ओहदे भी दिए। मतलब भाई वो तो था ही, टैलेंटेड था ही, तो उसने जा कर के वहाँ पे अपना जो है राजपाट संभाला और देखा। और अपने इंडिपेंडेंटली उसने हिंदुओं के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। इसने भी हिंदुओं से जो है दोस्ती की रखी, दुश्मनी नहीं रखी। और उसने दक्कन में मुग़लों के जो नमूने पर जागीरदारी प्रथा चलाकर सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित कर अपनी सत्ता को मजबूत बनाया। तो दक्कन में ही ये हैदराबाद की स्थापना करी थी इसने, और जो मुग़लों के नमूने जो थे उन पर जागीरदारी प्रथा चलाई और जो है मजबूत बना दिया अपनी स्थिति को। उसने बड़े उपद्रवी जमींदार जो थे उनको अपनी सत्ता मानने के लिए मजबूर किया और शक्तिशाली मराठों को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा। भाई तुम दूर ही रहो, तुमसे मुझे नहीं उलझना, क्योंकि तुम तो यार ऑलरेडी जो है बहुत तगड़े शक्तिशाली आदमी हो, तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, ठीक है। तो मराठाओं को तो उसने दूर रखा, लेकिन जो बड़े जिद्दी और जमींदार लोग थे वहाँ के, उन लोगों से उसने अपनी बातें मनवाई। उसने राजस्व व्यवस्था को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए भी बहुत कोशिशें करी, मगर 1748 ईस्वी में क्या हुआ कि उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके मरने के बाद हैदराबाद उन्हीं विघटनकारी शक्तियों का शिकार हो गया जो दिल्ली में सक्रिय थी। अब यहाँ पर भी वही चीज़ हुई भाई, जब ये मर गया तो इसके मरने के बाद में वही छोटे छोटे निजाम जो होंगे वो अपने कि मैं राजा, बस वही चीज़ें यहाँ पर भी होने लगी। कर्नाटक मुग़ल दक्कन का एक सूबा था, जो कर्नाटक था वो मुग़ल दक्कन का एक सूबा था, और इस तरह वह हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार के अंतर्गत आता था। हैदराबाद का जो निज़ाम था, ठीक है, कर्नाटक उसी के अंतर्गत आता था। मगर व्यवहार में जिस प्रकार निज़ाम दिल्ली की सरकार से स्वतंत्र हो गया था, उसी प्रकार कर्नाटक का नायाब सूबेदार, जिसे कर्नाटक का नवाब कहा जाता था, अपने को दक्कन के नवाब के नियंत्रण से मुक्त कर अपने ओहदे को वंशगत बना चुका था। आप समझे? जो कर्नाटक था, कर्नाटक वाला हिस्सा वो आता तो हैदराबाद में ही था, हैदराबाद के निज़ाम के अधिकार में ही। लेकिन जैसे हैदराबाद ने अपने आप को मुग़ल बादशाह से स्वतंत्र कर लिया था, उसी तरीके से कर्नाटक ने अपने आप को हैदराबाद से स्वतंत्र करने के जो है अपने वंशागत मतलब ओहदे को वंशागत बना चुका था, ये कर्नाटक भी, ठीक है।
जो कर्नाटक का नायब सूबेदार था, कर्नाटक का नवाब भी कहा जाए करा उसे, तो दक्कन के नवाब का जो नियंत्रण उसे बाहर कर लिया उसने। ठीक, आगे देखो, भतीजे दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी बना दिया गया था। आगे चलकर 1740 के बाद कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्षों के कारण बिगड़ी और इससे यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। तो भतीजे दोस्त अली था, उसे तो वही निजाम की मंजूरी के बिना ही जो है उसने अपना अधिकारी घोषित कर दिया। ठीक है, अब ये निजाम किस निजाम की बात कर रहा है? ये निजाम बात कर रहा है जो दक्कन में हैदराबाद का जो निजाम था उस निजाम की बात कर रहा है। देखो, हैदराबाद जो था वो दिल्ली से अलग हुआ और कर्नाटक जो था वो पहले इसी के अंडर आता था हैदराबाद के, वो इससे अलग हो गया कर्नाटक। तो कर्नाटक में ये जो अली को जो है अपना उत्तराधिकारी बनाया वो हैदराबाद के निजाम की परमिशन के बिना ही बना दिया। आगे गए, फिर 1740 के बाद में कर्नाटक की स्थिति नवाबी के लिए बारंबार संघर्ष के कारण हुए। फिर कर्नाटक में भी वही हालात हो गए जो पहले दिल्ली में थे, फिर हैदराबाद में हुए, कर्नाटक में भी वही हालात हो गए। ठीक है, और यूरोपीय कंपनी जो है वो आने लगी, भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने का भी उन्हें मौका मिल गया फिर। तो इस तरीके से ये सारे राज्य जो है बर्बाद होते चले गए। आगे देखो, बंगाल के बारे में कुछ पढ़ते हैं। केंद्रीय सत्ता की बढ़ती हुई कमजोरी का फ़ायदा उठाकर असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्तियों मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने बंगाल को वस्तुतः स्वतंत्र बना दिया था। जो असाधारण योग्यता वाले दो व्यक्ति, मतलब योग्य होंगे वो असाधारण स्पेशल होंगे, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान, इन्होंने जो है जब केंद्र में कमजोरी बढ़ रही थी तो बंगाल को जो है स्वतंत्र बना दिया इन्होंने, मुर्शिद कुली खान ने और अलीवर्दी खान ने। मुर्शिद कुली खान को 1717 में जाकर बंगाल का सूबेदार बनाया गया था, मगर वह उसका वास्तविक शासक 1700 से ही था जब उसे दीवान बनाया गया था। उसने अपने को तुरंत केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त कर लिया। यद्यपि वह बादशाह को नियमित रूप से नजराने की काफ़ी बड़ी रकम बेचता रहा, उसने अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल को मुक्त कर वहाँ शांति कायम की। अब बंगाल जमींदारों की प्रमुख बगावतों से भी कमोबेश मुक्त हो गया। तो इसमें यहाँ क्या था कि जब इसको बंगाल का मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान ने इन्होंने बंगाल को आज़ाद करा, स्वतंत्र घोषित कर दिया। जो मुर्शिद कुली खान था उसे 1717 में जो बंगाल का नवाब बना दिया, लेकिन देखा जाए 1717 से पहले 1700 से ही वहाँ पर शासन कर रहा था वास्तविक रूप से। ठीक है, अब और केंद्र के नियंत्रण में बहुत ज़्यादा नहीं था। हालांकि केंद्रीय नियंत्रण से ये बादशाह को जो है नजराने तो भेजता था मोटी रकम, लेकिन ऐसा नियम कानून इसके खुद के ही चलते थे वहाँ, ये दीवान था वहाँ का। ठीक है, अंदरूनी और बाहरी खतरे से बंगाल की रक्षा भी करी इसने। ठीक, तो जो है बंगाल के जमींदार में जो जमींदार लोग थे वो बगावत करे तो उनसे भी जो है कमोबेश मुक्त हो गया। उसने शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह, जब भैया ये शासन कर रहा था उस समय सिर्फ 3 ही विद्रोह हुए। पहला विद्रोह हुआ था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने किया। सीताराम राय ने, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। उसके बाद शुजात खान ने बगावत की। अंतिम विद्रोह नजात खान का था। तो दूसरा विद्रोह शुजात खान का, अंतिम विद्रोह नजात खान का, मतलब तीसरा। और पहले विद्रोह में 3 लोग थे, सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। ठीक है, तो ये मुर्शिद कुली खान के बारे में है। तो मुर्शिद कुली खान जो था वो मुर्शिद कुली खान 1700 में दीवान था, 1717 में जाकर उसे सूबेदार बना दिया गया था। स्वतंत्र तो इसने 1700 में ही करा लिया था। उसके बाद में 3 जो है इसने मुख्य बगावतें झेली, सीताराम राय, गुलाम मोहम्मद इनकी और शुजात खान की भी, नजात खान की। उनको हराने के बाद उन तीनों को हरा दिया इसने। मुर्शिद कुली खान ने उनकी जमींदारियां अपने कृपापात्र राम जीवन को दे दी। मुर्शिद कुली खान 1727 में मर गया। अब 27 साल के आसपास शासन करा, 1700 से 1727। तो मुर्शिद कुली खान जो है 1727 में मर गया। अब क्या हुआ उसके बाद? तो उसके बाद जो उसका दामाद था शुजाउद्दीन ने, शुजाउद्दीन उसने बंगाल में 1739 तक शासन किया। 1727 से 1739 12 साल इसने शासन करा। कौन था ये? उसका दामाद। तो उसकी जगह पर उसका बेटा सरफराज खां आया, जिसे उसी साल गद्दी से हटाकर अलीवर्दी खान नवाब बन गया। अब 1739 में क्या था कि भाई जब शुजाउद्दीन ने 1739 तक शासन करा बंगाल पर, फिर उसकी जगह पे कौन आ गया? सरफराज खान। जब इसे हटाया
तो सरफराज खान आ गया 1739 में। 1739 में 3 शासक हुए हुए होंगे, एक तो शुजाउद्दीन, फिर जो है सरफराज खान, फिर उसके बाद में यह है भाई अलीवर्दी खान। ठीक है, अलीवर्दी खान वही था, मुर्शिद कुली खान और अलीवर्दी खान जो बंगाल के स्वतंत्र बनाने वाले लोग थे, ये 2 लोग। ठीक है, तो अलीवर्दी खान नवाब बन गया, शुजाउद्दीन को सरफराज खान को हटा कर। अब इन तीनों नवाबों ने बंगाल को शांति और सुव्यवस्थित प्रशासन दिया। उन्होंने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया, व्यापार को भी और उद्योग को भी, शांति भी बरकरार रखी। मुर्शिद कुली खान ने प्रशासन में मितव्ययिता बरती। जो मुर्शिद कुली खान था, काफ़ी योग्य लोग रहे होंगे ये, जो अपने राज्यों को बड़ा संभाल कर और संगठित कर समझदारी के साथ चल रहे थे। ठीक है, उसने क्या काम करा, अभी बंगाल के वित्तीय मामलों का प्रबंध नए सिरे से किया। जो बंगाल के वित्तीय मामले थे उनका मैनेजमेंट करा इसने बिल्कुल नए सिरे से कि भाई अब नए सिरे से एक शुरुआत करते हैं। ठीक है, उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया। तो नया भू राजस्व बंदोबस्त किया, तो जो जागीर भूमि थी उसका एक बड़े भाग को खालसा जो है भूमि बना दिया था। और इजारा व्यवस्था, इजारा जो पहला आपको याद हो कि ठेके बीच में, ये मान लो बादशाह था, ये ठेकेदार था, ठेकेदार इसको कुछ फिक्स अमाउंट राशि देता था, और इस ठेकेदार जो बिचौलिया जो थे, ये इसने कहा कि जो किसान हैं यहाँ के, इससे तुम कितनी भी राशि वसूल कर सकते हो, उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बस हमें ये जो है तुम फिक्स राशि हमें देते रहो। ठीक, तो ये वही ठेकेदार है, इजारा प्रथा वही थी। तो इजारा व्यवस्था में ठेकेदार पर भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था जो थी वो आरंभ की इसने। ये आया नवाब भाई, तो बस लूटते रहो। स्थानीय जमींदारों और सौदागर साहूकारों के बीच से उसने राजस्व वसूलने वाले किसान और सौदागर साहूकार भर्ती किए। उसने भाई स्थानीय लोग जो थे साहूकार और सौदागर, उसने उन्हीं में से ही जो है कर वसूलने वाले किसान और सौदागर जो है भर्ती कर लिए। उसने गरीब खेतिहारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण भी दिए। अच्छा जी, जो गरीब खेतीहार थे, जो किसान गरीब लोग थे, वो भैया अपना कर तो दे नहीं पाते थे, तो कर देने के लिए उन्हें लोन की व्यवस्था भी करवाई। इस प्रकार वो बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका। वास्तव में यार इसने मतलब काफ़ी अच्छे काम किए, बंगाल को अच्छा बना दिया। तो बंगाल सरकार के संसाधनों को बढ़ा सका, मगर इजारा व्यवस्था ने किसानों और जमींदारों पर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। इसके अलावा यद्यपि उसने केवल असल जमा की मांग की और गैर कानूनी टैक्स हटा दिया, तथापि उसने जमींदार और किसानों से लगान की वसूली बड़ी निर्दयता के साथ की थी। तो जनता के साथ भाई तुम किसानों के साथ बुरा कर रहे हो, और तो फिर तो तुम क्या घंटा अच्छा कर रहे हो। खैर, उसने गैर कानूनी टैक्स को हटाया, इजारा प्रथा जो लागू करी और निर्दयता भी बरती उसने किसानों और जमींदारों के साथ। अब उसका एक जो रिज़ल्ट ये निकला कि अनेक पुराने जमींदार जो थे उनको निकाल बाहर किया गया, और उनकी जगह पर अभी अभी पनपे इजारेदार आ गए। इजारेदार और ठेकेदार टाइप के। ठीक है, तो पुराने जमींदार को तो निकाल के बाहर कर दिया और नए इजारेदार आ गए। जो मुर्शिद कुली खान था और उसके बाद के नवाब जो भी हुए, उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए थे। मतलब हिंदुओं के साथ तो दोस्ती करके ये लोग चले थे। ठीक है, उन्होंने सबसे ऊंचे नागरिक ओहदों और कई फौजी ओहदों पर बंगालियों को रखा, जिनमें से अधिकतर हिंदू ही थे। जो ये मुर्शिद कुली खान हुआ या उसके बाद जो भी नवाब आए, ठीक है, उन्होंने सब ने हिंदुओं के साथ दोस्ती रखी। इजारेदारों को चुनते समय मुर्शिद कुली खान ने स्थानीय जमींदारों और महाजनों की प्राथमिकता दी। जब वो इजारेदार चुन रहे थे तो उन्होंने मुर्शिद कुली खान ने क्या काम करा कि जो स्थानीय जमींदार, वहाँ के लोकल लोग जमींदार, उसको या जो महाजन है उन लोगों को जो है प्राथमिकता। भाई जाहिर सी बात है, वो जमींदार है, महाजन है, उन लोगों को सब लोग जानते होंगे, वो लोकल के क्या स्थिति है उस चीज़ को जानते होंगे, तो ऐसे लोगों को ही जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया उनने। फिर इस प्रकार उसने बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग को जन्म दे दिया। तीनों नवाबों ने माना कि व्यापार का प्रसार जनता और सरकार के लिए फ़ायदेमंद है, इसलिए उन्होंने भारतीय विदेशी व्यापारों को बढ़ावा दिया। व्यापार के लिए तो मतलब ये सभी जानते थे कि व्यापार करना एक अच्छी बात है देश के लिए, जनता के लिए। ठीक है, नियमित थानों और चौकियों की व्यवस्था कर सड़कों और नदियों की सुरक्षा का इंतजाम भी करा। यार काम तो करा भाई अगले ने। नियमित मतलब थाने चौकियाँ बनवाई, नदियाँ बनवाई और सड़कों का मतलब अच्छा काम तो करा। उन्होंने अफसरों के निजी व्यापार पर रोक दिया। जो ऑफिसर लोग थे वो भाई
सरकारी अफसर भी हैं और जो है अपना प्राइवेट व्यापार भी चल रहा है, उसे भी रोक दिया। उसके साथ ही उन्होंने क्या करा कि उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि विदेशी व्यापारिक कंपनियां और उनके नौकरों पर कड़ा नियंत्रण रखा जाए और उन्हें अपने विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाए। बहुत बेहतरीन, अपने एक अच्छे राजा की पहचान कि तुम कंपनियां आ रही हो, विदेश से आ रही हो, तो तुम आओ व्यापार करो खूब, लेकिन नियमों के तहत। ऐसा ना हो तुम आए और यहाँ के जनता को लूट के और लूट खसोटी मचा दो कतई, तो ऐसा ना हो। उन्होंने क्या काम करा कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों को देश के कानूनों का पालन करने तथा अन्य व्यापारियों के बराबर सीमा शुल्क देने के लिए मजबूर भी किया इसने, है ना। अब बस यही इसकी गलती हो गई, इसको जो है अंग्रेज़ लोग बराबर वाले लोगों से मिल के इसे उखाड़ फेंकेंगे। तो फिर इसके आगे क्या हो कि भाई अलीवर्दी खान ने अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर के अपने कारखानों की किलाबंदी करने की इजाज़त नहीं दी थी। जो अलीवर्दी खान था, अब जो अंग्रेज़ लोग थे और जो फ्रांसीसी थे, उनके जो कलकत्ता था, और मान लो ये कलकत्ता वाली जगह और चंद्रावर वाली जगह, इसके चारों ओर वो किलाबंदी करना चाह रहे थे फ्रांसीसी अंग्रेज़, तो उसने परमिशन नहीं दी अलीवर्दी खान ने। इन सब के बावजूद बंगाल के नवाब एक दृष्टि से बड़े नासमझ और लापरवाह साबित हुए। इतना सब कुछ किया फिर भी वे लापरवाह साबित हुए। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसकी प्रवृत्ति 1707 के बाद अपनी मांगों को मनवाने के लिए सैनिक शक्ति का इस्तेमाल करने या उसके इस्तेमाल की धमकी देने लगी थी। 1707 के बाद हुआ ये सब, 1707 के बाद जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक है। शुरू में तो वो सिर्फ व्यापार करने के मकसद से ही आई थी, लेकिन बाद में उनका ये हो गया कि भाई या तो आप हमारे साथ हमारी बात मान जाओ, अन्यथा हम करेंगे बल का प्रयोग। तो वही उस बल में सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने लगे, धमकियाँ देने लगे कि सुधर जाओ नहीं तो काट कूट दिए जाओगे। अब क्या हुआ कि नवाबों ने इस प्रवृत्ति को मजबूती से नहीं दबाया। वे कंपनी की धमकियों का जवाब देने की ताकत रखते थे, लेकिन क्या हुआ कि इनका जो है कंटिन्यू विश्वास रहा, कोई भी मात्र व्यापारिक कंपनी उनकी सत्ता के लिए कोई खतरा पैदा नहीं कर सकती। अब बस यही उनकी गलती रही, लापरवाही, है ना। वे इस बात को नहीं महसूस कर सके कि अंग्रेजी कंपनी व्यापारियों की कंपनी मात्र नहीं थी, बल्कि उस समय के अत्यंत आक्रामक और विस्तारवादी उपनिवेशक का प्रतिनिधि थी। तो उन भाई अंग्रेजी कंपनी जो थी वो सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, बल्कि एक जो उपनिवेश थे उनका प्रतिनिधित्व करती थी, ठीक है। शेष दुनिया के बारे में उनका अज्ञान और उससे संपर्क का अभाव उनके लिए बहुत ही महंगा पड़ा। जो शेष दुनिया थी उसके बारे में जानकारी तो थी नहीं, पता चलता कि ये कंपनी जहाँ जहाँ गई है उस देश को इसने बर्बाद ही कर दिया। ऐसी इन्हें जानकारी होती तो ये जो है कड़ा एक्शन लेते। अब क्या हो, नहीं तो अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका में पश्चिमी व्यापारिक कंपनियों के विध्वंसकारी कामों के संबंध में कोई अगर उनको जानकारी होना आवश्यक हो जाती, ठीक है, जानकारी उनकी आवश्यक हो जाती, वही कि ये कंपनी ने कितना मतलब लूट खसोट मचाई है। जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने क्या किया कि वो शक्तिशाली फ़ौज बनाने की ओर ध्यान ही नहीं दिया बंगाल के नवाबों ने, और इसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी भी पड़ी। बिल्कुल सही बात है। उदाहरण के लिए जो मुर्शिद कुली खान था, उसकी फ़ौज में केवल 2000 घुड़सवार और 4000 पैदल सैनिक थे। जो अलीवर्दी खान आया उसको मराठों के बराबर हमलों से तंग होना पड़ा और अंततोगत्वा उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें देना पड़ा। अब अलीवर्दी खान जब आया तो भाई उधर से मराठा तो शक्तिशाली हो ही चुके थे, तो मराठा जो है उस पर अटैक कर रहे थे बार बार, तो हार के उसे उड़ीसा का एक बड़ा हिस्सा भी मराठा को देना पड़ा था। 1756 से 1757 में जब अंग्रेज की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलीवर्दी खान के उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला के खिलाफ लड़ाई लड़ ली, सिराजुद्दौला के खिलाफ अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी था, उन्होंने तब शक्तिशाली फौज के अभाव ने भी विदेशी कंपनी की जीत में काफ़ी योगदान दिया। एक तो भाई ये सिराजुद्दौला हो गया, तो इसके आसपास के जो राज्य हैं या जो इसके अपने भी होंगे उन्होंने गद्दारी कर दी। दूसरा ये लापरवाह तो चल ही रहे थे कि भाई क्या ही करना है ज़्यादा बड़ी फ़ौज बना के, तो इस चीज़ का इन्होंने कीमत भुगती। अफसरों के बीच बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने में भी वो बंगाल के जो नवाब थे वो असफल रहे। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है, देशद्रोह करना, है ना। पैसे के लालच में अपने देश के साथ गद्दारी कर ली, तो भ्रष्टाचार को रोकने में भी वो असफल रहे। यहाँ तक कि क्या हुआ कि न्यायिक अधिकारी, काजी और मुफ्ती घूस लेने में नहीं हिचकिचाते थे। जो न्यायिक अधिकारी थे ना, जैसे मान लो अभी का कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कोई और नया कोर्ट, आपको आज इंडिया में यही तो हो रहा है। जो कोर्ट थे, जो लोअर कोर्ट वगैरह, जो ये पकड़ा गया कि किसी जज के यहाँ से इतना पैसा मिला, इतना कैश बरामद हुआ, तो न्याय व्यवस्था भी जो है खोखली हो चुकी है।
अब उस समय पे भी यही हो रहा था, तो जैसे उनका अंत हुआ, देश में यही हालात चलते रहे तो देश के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो जाएंगे। तो न्यायिक अधिकारी जो थे वो काजी और मुफ्ती घूस लेने में भी बिल्कुल बताओ हिचकिचाई नहीं रहे। विदेशी कंपनियों ने इस कमजोरी का बहुत फ़ायदा उठाया और सरकारी कानून, कायदों और नीतियों की जड़ें खोद डाली। तो ये हमने अब तक बंगाल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अलीवर्दी खान और जो है सुजाउद्दौला, जो अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी था, और ये सब जो है बंगाल के शासनकाल में आए। सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, ठीक है, और अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान, ये सब बंगाल के से संबंध में थे। अब आगे आते हैं अवध के बारे में। अवध के स्वायत्त, क्या टाइम हो गया यार, 11:30 बज गए। बस ये वाला पेज ही करेंगे, उसके बाद मैं आगे से कल करूँगा। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सआदत खान बुरहान उल मुल्क था। उसे 1722 में अवध का सूबेदार बनाया गया था। क्या हुआ कि वह एक अत्यंत मतलब निडर, बहुत निडर था, कर्मठ था, मेहनती था, दृढ़ था, प्रतिज्ञ और तेज आदमी था। मतलब उसके अंदर टैलेंट तो कूट कूट के भर रहा था भाई। निडर था, किसी से ना तो डरता था, कर्मठ मतलब काम करने वाला, मेहनत करने वाला, दृढ़ हो गया, दृढ़ मतलब दृढ़ निश्चय कर लिया एक तरह से, प्रतिज्ञ था और बहुत तेज आदमी था। उसकी नियुक्ति के समय कई बगावती जमींदारों ने प्रांत में हर जगह सिर उठाया। उन्होंने माल गुजारी देने से इनकार कर दिया, अपनी निजी सेवाएं गठित की, किले बनवाए और शाही सरकार की अवज्ञा भी की। अवध के बारे में काफ़ी है, बस यहाँ तक करेंगे, इसके बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। आगे इसके बाद में आगे बताएंगे। वर्षों तक क्या रहा कि सआदत खान को उनसे लड़ना पड़ा। अवध के अंदर भाई ये एक मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रतिज्ञा, मतलब एक अच्छा जो है राजा माना गया, संस्थापक सआदत खान। तो उसने अंधेर गर्दी को ख़त्म कर दिया और बड़े ज़मींदारों को अनुशासित किया। जो बड़े बड़े ज़मींदार लोग थे, जो अपने आप को ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे, उनको कंट्रोल करा कि आ जाओ भाई, ज़्यादा मत उड़ो, थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, ज़मीन पर पैर कदम रख लो थोड़ा। तो इस प्रकार उसने अपनी सरकार के वित्तीय संसाधनों को बढ़ाया। विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देकर उसने दूसरे सरदारों और जमींदारों को अपनी तरफ कर लिया। जो और सरदार थे, जमींदार थे, इसने भी वही दोस्ती का नीति अपनाई, सबसे मेल मिलाप वाली। किंतु उसने अधिकतर पराजित जमींदारों को नहीं हटाया। जो पराजित जमींदार हो गए उन्हें उसने हटाया नहीं। अधीनता स्वीकार करने और देय रकम भू राजस्व नियमित रूप से अदा करने पर सहमत होने के बाद उन्हें भी अपनी जगह पर पक्का कर दिया। इसके बाद चलो यार, इसके बाद ना मैं अब कल कराऊंगा, समय काफ़ी हो गया है और मैं थक गया हूँ भाई, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, तो कल कराते हैं। बाकी आपको कोई अपना सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहली वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को रीड करना, कवर करना, ना कि एक ही कंटेंट पर अटके रहना और उसे पढ़ाना बहुत डिटेल में या कुछ इस तरीके का। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर हो, ताकि ये किताब हम 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले कर चुके हों। ना सिर्फ ये किताब बल्कि सारे सब्जेक्ट्स। इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए, अभी तो खैर इसके 250 पेज हैं। जैसे अगर हम एक दिन में 10 पेज करेंगे तो 25 दिन लेंगे, और एक दिन में मैं कोशिश करूँगा 20 पेज करने की। तो 20 पेज यदि हमारे हो गए तो लगभग जो है हमारी ये किताब 15 दिन तक ख़त्म हो जानी चाहिए, 15 दिन में, ठीक है। उसके बाद में इसकी एक रीडिंग 15 दिन में हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, कम कोशिश करेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो पाया, ठीक है। तो जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।